हेलो दोस्तों। हमने एक नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, IAS एकेडमी फॉर हिंदी मीडियम के नाम से। तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या पाने वाले हैं, तो बेसिकली ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो हिंदी मीडियम छात्रों के लिए रहने वाला है। हम चाह रहे हैं कि हिंदी मीडियम का जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो, इसमें सुधार हो और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ सब्जेक्ट की भी वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे और उनके ऊपर जो भी जो चैप्टर्स वगैरह होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। हम अगर कुछ नोट्स वगैरह भी होते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हमारे द्वारा कंप्लीट जो मटेरियल है अगर कुछ बनता है तो वो हिंदी में ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, किसी तरह का इंग्लिश कंटेंट नहीं होगा। दूसरा, इनसाइट IAS को आप जानते ही होंगे। यह इंग्लिश मीडियम के लिए तो काफ़ी अच्छा काम कर ही रही थी। कुछ 6-7 महीने पहले इन लोगों ने जो शायद 2020 में इन लोगों ने हिंदी मीडियम के लिए भी करंट अफेयर रिलीज़ करना शुरू कर दिया था। तो इन लोगों का जो करंट अफेयर है वो काफ़ी अच्छा है। हम यहाँ क्या करेंगे कि जो इनसाइट का जो डेली करंट अफेयर होता है, उनके जो आर्टिकल होते हैं वो यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो उनको डिस्कस करेंगे। जब आप इनसाइट की साइट को वापस फॉलो करने जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद, जो हार्डली 15 से 20 मिनट का रहने वाला है, तो उसके बाद जब आप देखेंगे उस वीडियो उन आर्टिकल्स को, उन पेज को फॉलो करेंगे, इनसाइट के पेज को, तो आप इजीली उसको 40 से 50 मिनट में आप करंट अफेयर डेली का पूरा कर पाएंगे। तो बेसिकली इशू यही होता है कि हिंदी मीडियम में काफ़ी टाइम लग जाता है आपको करंट अफेयर पढ़ने में, क्योंकि आपको न्यूज़ ढूंढनी पड़ती है कि आपके काम का क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, और है तो हिंदी में उसका क्या मतलब है और क्या नहीं है। तो हम इनसाइट को डिस्कस करेंगे, आप इजीली इनसाइट को फॉलो करिए। मैं उनके जो भी पर डे का जो आर्टिकल होता है, उनका जो लिंक होता है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करूँगा। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, FB इंस्टा पेज है, आप उनको फॉलो करेंगे, ताकि आपको जो डेली आर्टिकल वगैरह मिलते हैं, जो इनसाइट का लिंक वगैरह होगी वो वहाँ पे दिया जाएगा। कुछ नोट्स वगैरह इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी वहाँ प्रोवाइड किए जाएंगे, और वीडियो का भी जो लिंक होता है वो वहाँ प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप जब भी वीडियो रिलीज़ हो आप वीडियो देख के ईजिली करंट अफेयर ख़त्म कर सकते हैं। और जो मंथली मैगज़ीन आती है इनसाइट की, हम वो भी ट्राई करेंगे कि मंथली मैगज़ीन को कवर कर पाए, ताकि जब आपका UPSC का प्रीलिम्स नज़दीक हो, चाहे वो 2022 का हो या 23 का हो, आपको पता ही है कि 1.5 ईयर का तो करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ता है। अगर 2023 के लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको अभी से, जो जनवरी से जो करंट अफेयर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपको फॉलो करना चाहिए। हम 7 तारीख का ये जो करंट अफेयर वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले का जो भी करंट अफेयर बचा है 3-4 दिन का, वो मैं एक कंबाइन वीडियो बना करके डाल दूँगा यूट्यूब पे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप करंट अफेयर को फॉलो करिए। जो भी मंथली मैगज़ीन होगी मैं भी उसका 4 से 5 घंटे का वीडियो बना दूँगा, आप इजीली उसको फास्ट स्पीड वगैरह में करके देख लीजिएगा, ताकि आपका जो प्रीलिम्स नज़दीक होगा तो आप उसमें आपको जो है वो काफ़ी मदद मिल जाएगी। और करंट अफेयर का जो रिवीजन काफ़ी बड़ा एक हेडेक वाला काम होता है, वो इजीली हो पाएगा उसके थ्रू। अपन यहाँ डिस्कस करेंगे टॉपिक, तो उसके साथ कुछ ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये मेंस के काम का है या प्री के काम का है, या फिर प्री और मेंस दोनों के काम का है या नहीं है। हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अपन 7 तारीख का जो करंट अफेयर वो डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद वीडियो आएगा वो 8 तारीख का आएगा, और एक 10 तारीख का आएगा, ठीक है। 9 तारीख को संडे था तो ऑफ था। सो GS पेपर 2 है, उसमें एक अपना जो आर्टिकल है, आपको पता ही होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ये वैसे काफ़ी न्यूज़ में रहता है। 2020 में इसको अमेंड भी किया था, तो उसके बारे में कुछ एक आर्टिकल आया है, उसको अपन यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो GS पेपर 2 में आपको NGO, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह होते हैं, उनकी जो संस्थाएं वगैरह होती हैं, उनकी क्या भूमिका है हमारे देश में, तो वो एक टॉपिक है GS पेपर 2 का। तो उसके तहत ये FCRA जो NGO वगैरह होते हैं वो इसके तहत आते हैं। और इन NGO को जो है वो, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं, विदेशी देशों से या फिर विदेशी लोगों से, विदेशी कंपनियों से किसी तरह का कोई धन ले रहे हैं या फिर कोई सामान ले रहे हैं एज ए डोनेशन, तो आपको वहाँ उन सब कंपनियों को जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है FCRA एक्ट के तहत। तो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो गृह मंत्रालय होता है, उसके तहत आती है। तो न्यूज़ में ये है कि जो 6000 कुछ करीबन NGO है, उन्होंने जो है FCRA का जो रिन्यूएबल जो होता है, नवीनीकरण, रिन्यू जो होता है वो नहीं करवाया है। तो ऐसी 6000 संस्थाएं, काफ़ी बड़ा डाटा है। तो जो एक्ट है FCRA का, FCRA रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये लिख रखा है कि आपको, अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं, किसी तरह का विदेशी योगदान ले रहे हैं, विदेशी स्थान ले रहे हैं, तो आपको पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। तो 2020-21 में कुछ यहाँ डाटा दे रखे, कुछ करीबन 22,000 संस्थाएं थी, अब 16,900 समथिंग रह गई, तो 6,000 संस्थाएं घट गई है। ये डाटा अपने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा काम का नहीं है। अपन को ये डिस्कस करना है कि तो ये न्यूज़ का बेसिक पॉइंट था। हम इसमें प्री स्पेसिफिक, मेन स्पेसिफिक सारे पॉइंट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो FCRA एक्ट है वो 1976 में बना था। उसके बाद 2010 में अमेंड हुआ, 2020 में अमेंड हुआ। 2010 में जब अमेंड हुआ तो उसमें क्या चेंज है, ये काम का है काफ़ी।
2010 में जब अमेंड किया गया तो जो भी राजनीतिक संगठन होते हैं या फिर जो राजनीतिक प्रकृति के जो संगठन होते हैं वो जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी तरह का नहीं ले पाएंगे, उन पर पूरी रोक रहेगी और काफ़ी कुछ पावर वगैरह दी गई गवर्नमेंट को ताकि उनको जो है वो कंट्रोल कर सके, किसी तरह का फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो नहीं ले सके, इसको रोका जा सके। और ये गृह मंत्रालय जो है उसको रेगुलेट करता है। अब एप्लीकेबिलिटी मतलब कौन कौन किन किन पर ये जो कानून है वो लगने वाला है, तो एक तो अपनी जो संपूर्ण भारतीय सीमा है उसमें, और जो भी ऐसे लोग जो इंडियन सिटीज़न है, भारतीय नागरिक है लेकिन बाहर रह रहे हैं, उन पर भी लगने वाला है। और ऐसी कुछ कंपनियां जो भारत में रजिस्टर है लेकिन उनकी कुछ ब्रांचें वगैरह बाहर है, वो किसी तरह का फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो विदेशों से किसी तरह का धन वगैरह ले रही है, तो उन सबको जो है वो FCR एक्ट के तहत रजिस्टर होना होता है। जो भी हम जब 2020 का जो अमेंड हुआ था अभी, तो 2020 के अमेंड में काफ़ी संशोधन किया गया और उसमें कुछ आलोचनाएं भी हुई। अब वो था क्या, बेसिकली अमेंड किया गया तो उन्होंने ये तय कर दिया गया था कि जो भी FCR के तहत जो NGO वगैरह आते हैं उन सबको जो है वो SBI जो बैंक है दिल्ली ब्रांच जो है, आपको उस दिल्ली ब्रांच में आपको अकाउंट खुलवाना होगा, और जो भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आने वाला है वो पर्टिकुलर उसी बैंक अकाउंट में आना चाहिए, और ये अनिवार्य कर दिया गया। मतलब सारे के सारे NGO को दिल्ली में SBI ब्रांच में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा अगर वो किसी तरह का विदेशी अनुदान ले रहे हैं, विदेशी अनुदान को स्वीकार कर रहे हैं। तो अब इसकी आलोचना होनी स्वाभाविक थी क्योंकि सारे NGO तो दिल्ली में है नहीं, तो दिल्ली के बाहर वाले जो NGO है जो राजधानी से काफ़ी दूर काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे NGO है जो ग्रामीण भारत, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि इंडियन की जो काफ़ी आबादी है वो गाँवों में निवास करती है, तो जो गाँव के जो लोग होते हैं उनके कुछ NGO वगैरह होते हैं, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो भी फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे ले पाएंगे, उनका अकाउंट दिल्ली में खुलवाना पड़ेगा उनको वहाँ, ये जो भी काम होने वाला है फिर वो भारी भरकम और थकाऊ काम होने वाला है बेसिकली। तो ये इसी तौर पर भी आलोचना की गई थी। अब यहाँ क्या कहा गया है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, विदेशी अनुदान जो होता है, उसके अंदर क्या क्या शामिल है। तो इसमें कहा गया है कि अगर कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ उपहार वगैरह दिया गया तो वो तो शामिल है नहीं। उसके अलावा किसी तरह का कोई वस्तु का दान हो गया, किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र हो गया, मतलब पैसे का ट्रांसफ़र या कुछ हस्तांतरण वगैरह हो गया, तो वो सब जो है वो FCR एक्ट के तहत आएंगे। सिर्फ उपहार में दी जाने वाली जो वस्तु होती है वो नहीं आएगी। इसमें सरकार एक लिमिट तय करेगी, उस राशि से अगर अधिक होता है तो आप FCR के तहत आएंगे, नहीं अधिक होता है उससे अधिक तो आप FCR के तहत नहीं आएंगे। अब इसमें कुछ अफवाह तो होनी है। जो अपने बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, जो बिजनेस वगैरह करने वाले जो होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो लोग होते हैं, उनका तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो क्या फिर वो भी विदेशी लोगों से जो पैसा वगैरह मिल रहा है तो क्या फिर वो FCR के तहत आएगा? बिल्कुल नहीं। जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है, कारोबार वगैरह चलाने के लिए जो एक्टिविटी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो पैसा आता है, वस्तुएं जाती हैं, वो सब FCR के तहत नहीं आएंगे। और ना ही ये जो NRA जो लोग होते हैं वो भी इसके तहत नहीं आएंगे। लेकिन ऐसे नागरिक जो एक समय में भारतीय नागरिक रह चुके हैं, भारतीय मूल के हैं, लेकिन उन्होंने नागरिकता विदेश की ले ली है, लेकिन विदेशी नागरिक है, तो वो किसी तरह का कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर वो विदेशी अनुदान के रूप में माना जाएगा। अब इसके अंदर कौन कौन पात्र नहीं है, ये प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मेंस में आपको इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। चुनावी उम्मीदवार बिल्कुल एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर चुनावी उम्मीदवार हो गए, सांसद, विधायक वगैरह हो गए, राजनीतिक दल हो गए, किसी तरह के राजनीतिक संगठन वगैरह हो गए, अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, तो इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, उसमें कहीं ना कहीं फॉरेन का इंटरफेयर हो जाएगा, जो लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ समाचार पत्र की जो एजेंसियाँ होती है, जो भी राइटर वगैरह होते हैं, प्रिंटिंग मीडिया वगैरह जो होती है, चाहे बात कर लेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह जो होती है, वो भी इसमें जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती, किसी तरह का विदेशी धन वगैरह जो है वो स्वीकार नहीं कर सकती। क्योंकि अगर इस तरह का कुछ इन्वॉल्व होता है तो फिर अगर मान लीजिए कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है, फिर अगर मान लीजिए कि चाइना ने किसी समाचार पत्र में काफ़ी बड़ी डोनेशन वगैरह दिया है, तो फिर वो क्या करेगा, वो सारे दिन चाइना की तारीफ़ करेगा, तो सीधी सी बात है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी जो इंडियन पॉलिटिक्स है, इंडियन की जो डेमोक्रेसी है, उनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करने वाली चीज़ होती है, इसलिए वो अलाउ नहीं है। साथ ही जो न्यायाधीश होते हैं, जज वगैरह होते हैं, सरकारी कर्मचारी हो गए, सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियां लाइक LIC वगैरह हो गई, NTPC हो गई, तो ये भी जो है उनके कर्मचारी हो चाहे न्यायाधीश वगैरह हो, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में डायरेक्ट उनका इंटरफेयर होने जैसा ही कुछ हो जाएगा। और सरकार कुछ लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकती है जब वो चाहे, तो वो कुछ विशेष रूप से किसी संस्थाओं संगठनों को जो है वो FCR से बाहर कर सकती है। तो ये अपना पूरा FCR था। अपने इतना डिटेल में डिस्कस किया ताकि मैथ्स भी कवर हो सके, प्री भी कवर हो सकते, आपको अलग से कुछ पढ़ना ना पड़े। जब आप इसका GS पेपर 2 के तहत बेसिक जो स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे होंगे तो ये लगभग FCR कवर हो चुका है उसमें।
तो ये काफ़ी आप अच्छा पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर इस पर कुछ सवाल बनता है मेंस में। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये इनसाइट वालों ने ही दे रखा है कि FCRA के जो प्रमुख प्रावधान है वो क्या है और ऐसे कानून की हमें क्यों आवश्यकता है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। तो आप इसमें कुछ न कुछ आलोचना वाले जो पॉइंट हैं इसको चर्चा के साथ साथ आलोचना भी इंक्लूड कर दीजिएगा और ट्राई करिएगा कि कुछ अच्छा आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अपन ने सारा डिस्कस कर ही लिया तो ये इजीली हो पाएगा आपसे। जो अपन सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये ओनली और ओनली प्री के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस संगठन का भारत हिस्सा नहीं है। तो अपन को सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि जो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन है जिसे CSTO कहते हैं, तो क्या CSTO में भारत हिस्सा है या नहीं, ये सिर्फ प्री के इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन से सदस्य देश है वो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर पाएंगे, बस इतना सा काम का है। तो बेसिकली हुआ ये है कि जो कजाकिस्तान है वहाँ पर ईंधन के दाम बढ़ाए गए थे, लाइक कुछ गैस के दाम कुछ डबल के आसपास कर दिए गए थे, जबकि ये ऊर्जा संसाधन वाला देश ही है। तो वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, सरकारी इमारतों पर हमला वगैरह कर दिया। तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है। तो उन लोगों ने एक संगठन बना रखा है जिसको कहते हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, जिसमें कुछ 6 से 7 देश है। वो 6 से 7 देश क्या करते हैं कि उन्होंने ये तय कर रखा है कि अगर किसी देश में कुछ संकट आता है, कोई बाहरी देश उस पर कुछ आक्रमण वगैरह करता है या फिर कोई साइबर अटैक वगैरह हो रहा है, ऐसा किसी तरह के उस देश की जो है अखंडता, संप्रभुता, स्वतंत्रता को कुछ तरह से हानि वगैरह हो रही है, लाइक देखिए स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, इसको कुछ हानि वगैरह पहुंच रही है तो ये देश उसको सहयोग करेंगे। अगर किसी एक देश पर आक्रमण हो रहा है तो वो भी सारे देशों के साथ आक्रमण माना जाएगा और वो सब देश जो है वो उसका सहयोग करेंगे जो भी उस गठबंधन में होने वाले हैं। तो 1992 में ये गठबंधन बनता है और 2002 में इसका एक सैन्य गठबंधन भी बना दिया जाता है। तो जो रूस की राजधानी मॉस्को है, ये वहाँ पर मुख्यालय है इसका। अब इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो रूस की राजधानी मॉस्को में तो ऑब्वियसली रूस ने ही बनाया होगा, ये सब कुछ खड़ा किया होगा, तो ये रूसी संघ। बाकी तो बेलारूस हो गया, आर्मेनिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, ये सब है। भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये बस प्री के लिए इतना ही काम का है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है और उसमें सदस्य दूसरे देश है तो कौन कौन से हैं। तो ये रूस का ही संगठन है। रूस यहाँ पर ये कुछ उन्होंने दे रखे कि जो शर्तें वगैरह होती है इसका सदस्य बनने के लिए वो क्या क्या है, तो ये अपने कुछ काम का नहीं है। जब भारत इसका सदस्य ही नहीं है और ना सदस्य बन रहा है तो ये अपने कुछ काम का है नहीं। ऐसा ही कुछ एक संगठन जो है वो न्यूज़ में चल रहा है, वो है 5 आइज़। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है, अक्टूबर के आसपास कुछ न्यूज़ आई थी कि भारत 5 आइज़ में शामिल हो सकता है, 7वें सदस्य के रूप में शामिल हो गया है, वैसे ही इन्होंने लिखा है। तो अक्टूबर के आसपास कुछ ये न्यूज़ चल रही थी। 5 आइज़ क्या है, तो 5 आइज़ बेसिकली UK, USA, कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 जो देश हैं वो जब कोल्ड वार चल रहा था रसिया के साथ तो इन लोगों ने ये संगठन बनाया था। इसका भी एम सेम टू सेम है, मतलब अगर किसी देश पर आक्रमण होता है तो सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा और सब देश उसकी सहायता वगैरह करेंगे। तो ये कहा गया है कि भारत जो है वो 5 आइज़ में शामिल हो रहा है या फिर हो गया है। तो इसमें क्या उसकी हिस्सेदारी रह सकती है, क्या होना, उसके संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट वगैरह जो भी होता है आप उसको पॉइंट आउट करिए। आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि 5 आइज़ में भारत का क्या रोल रहने वाला है, भारत के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है तो क्या है, ताकि ये कुछ मेंस स्पेसिफिक अगर कभी काम का बने तो आपके काम आ सकता है। तो ये अपना था प्री के इम्पोर्टेंट CSTO, ठीक है। अब थर्ड बात करते हैं अपन GS पेपर 3, और उसके अंदर आपको बताइए इकोनॉमिक्स है, साइंस है और इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन है। तो अभी न्यूज़ में चल रहा है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक। RBI एक लिस्ट डिक्लेयर करती है हर साल जिसके अंदर कुछ SIB की लिस्ट होती है, कुछ इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं। अगर वो बैंक किसी तरह का फॉल, उनमें कुछ गिरावट वगैरह आ जाती है या फिर वो बैंक जो विफल हो जाते हैं तो जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है उन बैंकों से। तो ये एक लिस्ट तैयार की गई जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। इस लिस्ट में RBI ने 3 बैंकों को रखा है जो 2021 की लिस्ट है। तो ये अपन को याद रखना है कौन कौन से 3 बैंक है। एक तो भारतीय स्टेट बैंक है और 2 प्राइवेट बैंक है, ICICI और HDFC बैंक। अगर ये बैंक किसी तरह से कोलैप्स कर जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट कर सकता है ये तीनों बैंक, क्योंकि ये तीनों बैंक जो है काफ़ी बड़ी वेल्थ रखते हैं, जो मतलब इनकी जो संपत्तियां वगैरह है वो भी काफ़ी है और काफ़ी लोगों का जो अकाउंट्स वगैरह होता है या फिर लोन वगैरह होते हैं वो इन 3 बैंकों से हैं। तो ये डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक है। ऐसा ही आपको पता करना है एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट डिक्लेयर होती है। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो FSB जो होता है, जो G7 जो ग्रुप होता है, उन लोगों ने जब 2008 में जब क्राइसिस आया था तो उस टाइम उससे कुछ सबक लेकर के उन लोगों ने 2011 में FSB के तहत ये शुरू किया था कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो होंगे उनकी लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी ताकि उनका जो ज़्यादा ध्यान वगैरह रखा जा सके, उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो, ताकि अगर वो कभी बैंक विफल भी होने वाले हो तो ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो और उस देश की इकोनॉमी हो चाहे इंटरनेशनल इकोनॉमी हो इम्पैक्ट ना करे।
तो ये तो हो गया DSI भी वैसा का वैसा होता है, इंटरनेशनली सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक, वो भी आप पढ़िएगा। तो DSI के बारे में कुछ यहाँ बता रखा है इन लोगों ने DSI के बारे में। तो ये लिख रखा है कि 2008 में जो वित्तीय संकट आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद इस चीज़ को अपनाया गया है। तो DSI क्या है, तो देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अगर संकट की स्थिति में सरकार ऐसे बैंकों का सहयोग करती है और यदि बैंक ऐसा विफल हो जाता है तो इसकी समग्र जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी बड़ी वैधा उत्पन्न हो सकती है। तो जो अपन ने डिस्कस किया था वो ही है, टू बिग टू फेल, तो ये इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये निर्धारण कैसे किया जाता है, तो एक तो जो ये जो बैंक होते हैं, अगर नेशनल जो GDP चल रही है, अगर नेशनल GDP से 2% से अधिक इनके पास नेशनल जो GDP है उसकी जो कीमत निकल के आती है, जैसे कुछ अभी कह रहे हैं $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, या फिर जब GDP का जो आंकड़ा होता है पर ईयर का, उसका जो 2% होता है, उससे ज़्यादा अगर उस बैंक के पास परिसंपत्तियाँ है, उसका 2% और उससे ज़्यादा, तो फिर वो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक की अलग अलग लिस्ट होती है, 5 श्रेणियाँ बनाई गई है, उसके अंदर आएगी। तो अपनी जो लिस्ट 1 होती है, Tier 1, उसके अंदर SBI, ICICI और HDFC को रखा गया है। तो ये क्या है, तो इनके ऊपर कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखा जाता है। तो ये जो रिस्क वेट एसेट रेशियो जो होता है, जो आप बेसल नॉर्म्स में पढ़ते आए होंगे कि जो बैंक्स वगैरह होते हैं उनको एसेट रखने होते हैं बैकअप प्लान के लिए, ताकि अगर वो बैंक फेल भी होता है तो उन एसेटों की मदद से लोगों का पैसा चुकाया जा सके और किसी तरीके जो अर्थव्यवस्था में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला होता है उससे बचा जा सके। तो जो रिस्क वेट एसेट रेशियो होता है वो इनके लिए 0.60 बनाए रखना अनिवार्य किया गया है। तो कंडीशन आप दो याद रख सकते हैं, छोटी कंडीशन, ये कुछ ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं है। एक तो 2% वाली है और एक जो इनका जो RWA रेशियो जो होता है वो 0.60 रखना होता है। ये देखिए, टू बिग टू फेल, ये इंगित करता है कि संकट की स्थिति में सरकार इन बैंकों की सहायता भी करेगी। अगर अर्थव्यवस्था में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कोरोना में कुछ इम्पैक्ट हुआ था सभी इकोनॉमी का, तो गवर्नमेंट ने जो है वो इन बैंकों की ज़्यादा सहायता की, ताकि ये बैंक काफ़ी बड़े लेवल पे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो वो लोगों तक जो भी पॉलिसी वगैरह है वो भी पहुंचा पाएंगे, उनकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और दूसरा इम्पैक्ट ये भी बनता है कि अगर ये बैंक ही फेल हो जाए तो गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसी तरह ये लिस्ट तैयार की गई है। ये देखिए, आप इंस्टा जिज्ञासु इन्होंने दे रखा है, वैसे का वैसा ग्लोबल लेवल पे, बिल्कुल ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक, ये भी एक लिस्ट निकलती है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, जो G7 के द्वारा गठित किया गया है। तो वो लोग जो है वो बैसल समिति, जो बैसल नॉर्म्स वगैरह देती है, स्विट्ज़रलैंड की संस्था है वो, और जो भी नेशनल लेवल की जो अथॉरिटी होती है उनके साथ परामर्श करके 2011 से इन लोगों ने ये शुरू किया है। जब ये DSI भी कब स्टार्ट हुआ, तो ये तो 2015 में होता है, तो ये 2011 में हो गया था। तो आप मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्री और मेंस दोनों के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो किन कारणों के मद्देनजर RBI द्वारा भारतीय के कुछ बैंकों को, SBI, ICICI को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस कदम के क्या निहितार्थ है और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह ये काम आ सकते हैं। तो आपको ये आर्टिकल बिल्कुल ईजी सा है, कुछ समझ में आ ही गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चौथा जो अपना आर्टिकल है वो है ड्रोन के उपयोग को लेकर के। तो जो अपना GS पेपर 2 उसके अंदर ही आता है साइंस टैग। तो इसमें आता है आपका जो साइंस टैग में ड्रोन आता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उड़ान मंत्रालय, उन लोगों ने एक तो कुछ 2021 मिड में कुछ नियम बनाए थे कि आप ड्रोन कब उड़ा सकते हैं, उसके लिए क्या गाइडलाइन रहने वाली है, कब परमिशन लेनी होगी, परमिशन के लिए क्या क्या होगा, वो सब दिया था। अब इन लोगों ने एक नोट तैयार किया गया, उसके अंदर एक पूरी लिस्ट डिक्लेयर की गई है कि जो ये मंत्रालय हैं, ये मंत्रालय किस किस क्षेत्र में काम के लिए ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। तो गृह मंत्रालय के बारे में दे रखा है, रक्षा मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय हो गया, पर्यावरण और जो ये होता है MOEFCC अपना जो है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इनको कुछ जो एरिया होते हैं उन स्पेसिफिक एरिया में जो ड्रोन का यूज़ है उनको अलाउ किया गया है। तो ये बेसिक नॉर्मल सी लिस्ट है। आपको सोचिए गृह मंत्रालय क्या करेगा, तो वो निगरानी रखने में, अपराध के नियंत्रण में, कोई भी VVIP किसी को सुरक्षा दी जा रही है, कुछ आपदा का प्रबंधन वगैरह। आपको पता ही होगा आपदा प्रबंधन की जो चेयरिंग पर्सन होता है नेशनल लेवल पे, वो गृह मंत्रालय का जो गृह मंत्री जो होता है वही होते हैं। रक्षा मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय क्या करेगा, युद्ध कार्य है तो कुछ काम में ले सकता है। स्वास्थ्य और परिवहन मंत्रालय क्या कर सकता है, दवाओं की डिलीवरी हो सकती है। कुछ महामारी प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे कुछ नमूने वगैरह एकत्र करने हैं। जैसे बीच में कुछ न्यूज़ आई थी कि रोबोट के जरिए ड्रोन के जरिए सैंपल वगैरह कलेक्ट करने की कुछ न्यूज़ वगैरह आई थी। पेट्रोलियम मंत्रालय क्या कर सकता है, तो जो भी खनन वगैरह, जो भी खनन कार्य होता है, अगर उसमें कुछ इलीगल माइनिंग वगैरह हो रही तो ड्रोन की मदद से उनकी निगरानी की जा सकती है, उनका रखरखाव वगैरह किया जा सकता है। पर्यावरण मंत्रालय क्या कर सकता है, तो जो भी जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर अगर कोई शिकार वगैरह हो रहा है तो वहाँ कार्रवाई वगैरह में काम आ सकता है।
प्रदूषण है तो उस प्रदूषण का आकलन किया जा सकता है। कुछ जो डाटा वगैरह है वो एकत्र किए जा सकते हैं मैपिंग वगैरह की मदद से। सूचना व प्रसारण मंत्रालय हो गया, तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय जो भी ऐसे कुछ दुर्गम स्थान वगैरह होते हैं तो वहाँ पे वीडियोग्राफी करने की अनुमति वगैरह दे सकता है ताकि वहाँ की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह पता चले। तो आपको ये बेसिकली याद तो नहीं रखना है, ये इजीली छोटी सी लिस्ट है। अब आप खुद इसमें सोच भी पाएंगे कि ये उस मंत्रालय को कौन कौन सी चीज़ों में छूट दी जाएगी। तो अगर कभी प्री में ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे बीच में ये नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लिया था कि उसका क्या क्या यूज़ है, तो कभी कभी ऐसे कुछ पूछे जाते हैं। तो जनरली कुछ लोग कहते हैं कि ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको देखना चाहिए ऑप्शन में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मंत्रालय और उनके कॉमन से जो वर्क है जहाँ ड्रोन को अलाउ करने से कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, तो आप उनको इजीली हिट कर पाएंगे इस आंसर को। आपदा प्रबंधन हो गया, आपातकालीन प्रतिक्रिया जो होती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स वगैरह होते हैं, निर्माण रख रखाव कार्य होते हैं, उसमें भी कुछ ड्रोन का यूज़ लिया जा सकता है। अब मैं तो क्या है, भारत में ड्रोन प्रबंधन ये लोगों ने दे रखा है कि एक्चुअली नियम वगैरह कब बने थे, क्या हुआ था। तो जो भी ड्रोन इंडस्ट्री है, तो अपनी एक कोविड में एक बीच में कोविड और उससे पहले जब चाइना से कुछ अपनी प्रॉब्लम हुई थी गलवान वाली, तो वहाँ पर अपने कुछ PLI स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंदर जो भी इंडियन कंपनी होती है अगर वो प्रोडक्शन करती है, इंडिया में कोई कंपनी खुलती है, अपना जो प्रोडक्शन वगैरह वो बढ़ाती है, तो उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो जनरली उसकी जो भी कॉस्ट वगैरह होती है कुछ 4% 6% के आसपास है। तो ड्रोन इंडस्ट्री जो होती है उसको भी यहाँ इंक्लूड किया गया है एक तो PLI स्कीम के तहत। एक ड्रोन से संबंधित नियम बनाए गए 2021 में, उसकी अधिसूचना जारी की। यहाँ एक्ट कुछ नहीं बना हुआ है, लेकिन ये नियम जरूर है। तो नियम में ये लिखा हुआ है कि आपको ये फॉर्म भरना होगा, ये रेड जोन होगा, ग्रीन जोन होगा, तो मतलब वो सब उनमें दे रखा है। तो रेड जोन जैसे मतलब वहाँ ड्रोन का यूज़ अलाउ ही नहीं है, ग्रीन जोन आपको परमिशन लेके अलाउ करना होगा। और जब भी एक कुछ ऐप भी बनाया गया था, आप मुझे ऐप का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको याद हो तो। उस ऐप की मदद से आप उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होते हैं, परमिशन जो होती है, परमिशन लेटर ले सकते हैं। जब आप परमिशन, हर एक जो उड़ान होती है ड्रोन की, उसके लिए आपको सेपरेट परमिशन लेनी होती है। तो ये बीच में चर्चा में था कि जो ड्रोन के जो अगर आपको परमिशन लेनी होती है तो कुछ 25 के आसपास फॉर्म भरे जा रहे थे, तो उस 25 को घटा के इन लोगों ने 5 कर दिया। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ, बस ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ड्रोन इंडस्ट्री है, ड्रोन का जो यूज़ है वो ज़्यादा हो सके, ज़्यादा लोगों तक उसकी अगर कुछ उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो वो लोगों तक पहुंच सके, लोगों की ज़्यादा मदद हो सके। अब ये कहा जा रहा है कि ड्रोन इंडस्ट्री ये मेंस की स्पेसिफिक मेंस के लिए काम हो जाता है कि ये इसका जो रेगुलेशन है वो क्यों हो सके। तो एक तो अभी जम्मू कश्मीर में जो अपना एयर स्टेशन है उसके आसपास कुछ एक विस्फोट हुआ था, उसमें ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। पिछले 2 वर्षों में भारत में अगर कुछ गोला बारूद हो गया, कुछ नशीले पदार्थ जो वगैरह होते हैं, इनकी तस्करी वगैरह जो हो रही है पाकिस्तान वगैरह की साइड से, तो उसमें ड्रोन का यूज़ लिया जा रहा है। 2019 के आसपास आंकड़े आए थे कि 167 टाइम्स पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ड्रोन देखे गए हैं। 2020 में ये आंकड़ा 77 के आसपास है। तो ये सब मेंस के काम का है कि अपन की जो ड्रोन इंडस्ट्री है या फिर जो ड्रोन का रेगुलेशन है वो किस तरह मदद कर सकता है और क्यों ऐसा रेगुलेशन ज़रूरी है। जो ड्रोन नियम 2021 बनाए गए वो क्यों बनाए गए हैं, तो वो सब आप मेंस में काफ़ी काम का रह सकता है। और हालिया वर्षों में आपको पता ही है ड्रोन इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे फॉरेन में आपने सुना होगा कि जो डिलीवरी होती है प्रोडक्ट वगैरह की, तो वो कहीं ना कहीं इसमें ड्रोन की मदद ली जा रही है, ताकि ड्रोन की मदद से ही जो गूगल मैप और जो मैपिंग स्पेसिफिक होता है और उसमें और ड्रोन का यूज़ लेकर के आइटम्स वगैरह जो है वो प्रोडक्ट वगैरह जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं। अपना नेक्स्ट ये आर्टिकल ख़त्म हो गया जो प्री और मेंस दोनों के काम का है। कुछ ज़्यादा डीप तो था नहीं, बेसिक सा आर्टिकल था, आप इजीली इसमें हिट कर पाएंगे। और कुछ डेट वगैरह भी थी नहीं, अभी नियम बना है 2021 का, तो याद ही रह जाएगा आपको। अपना जो 5वां आर्टिकल है वो है SPG को लेकर के, SPG और SPG एक्ट। ये पता ही होगा आपको, अभी घटना हुई थी पंजाब में जब प्रधानमंत्री दौरे पर जा रहे थे एक सभा को संबोधित करने के लिए, तो वहाँ कुछ लोगों ने रास्ता रोक दिया था और उसी के बाद ये SPG और SPG एक्ट जो है वो चर्चा में चल रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, तो गवर्नमेंट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही थी कि जो SPG एक्ट के तहत जो भी पुलिस अधिकारी है जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए, लाइक DGP हो गया, DIG हो गया, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी आपको पता ही होगा कि ये मैटर जो है वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दोनों की जो जांच कमेटी है दोनों को होल्ड पे डाल दिया कि वो ऐसी कुछ जांच नहीं कर सकती और जो पूरी जांच होगी वो रिटायर्ड जज के माध्यम से की जाएगी। तो ये वो आर्टिकल न्यूज़ में चल रहा है। तो ये मेंस स्पेसिफिक मैं कहूँगा काफ़ी काम का है। प्री के लिए भी कुछ 2-4 चीज़ें काम की कि SPG एक्ट बना था, कब बना था, उन लोगों और कौन कौन से लोग SPG एक्ट के तहत कवर किए जाते हैं, तो कब बना था। एक तो आगे की कार्रवाई के बारे में दे रखा है। अब मैं भी तो अपन को ज़्यादा पढ़ना है नहीं क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है वो इसके संबंध में जांच करने वाले हैं। तो SPG बना कब, SPG है क्या,
तो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है। उसी के बाद से एसपीजी बनाई जाती है। तो एसपीजी जो जो अपना स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी जिसको कहते हैं, तो एसपीजी में एक वैसे धारा आती है 14। अभी ये जो पंजाब वाली जो घटना चल रही है वो क्यों दिन चल रही है, उसमें कहा गया है कि जो एसपीजी होती है वो पूरा का पूरा एक तो रूट तय वगैरह करती है पीएम का, और उस रूट में पूरे प्रोटोकॉल का पालन करती है। और उस एसपीजी को सहायता कौन देता है, तो सभी प्रकार की सहायता राज्य सरकार जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए ही वो सेंट्रल और स्टेट में लड़ाई चल रही होगी, आपने सुना होगा उसके बारे में। तो अपन पढ़ते हैं एसपीजी का गठन कब हुआ। तो मार्च 1985 में एसपीजी नहीं बनता लेकिन एसपीयू बनता है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाती है। एक महीने बाद ही अप्रैल 1985 में इसका नाम बदल दिया जाता है और एसपीजी इसको ग्रुप बना दिया जाता है यूनिट की जगह। 1988 में एक एक्ट ही पास कर दिया जाता है जिसे कहा जाता है विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, जिसे कहते हैं अपन एसपीजी एक्ट। तो आप ये याद रख सकते हैं, प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस एसपीजी एक्ट के तहत क्या क्या कवर किया जाएगा, तो इसमें तो एक हो गया भारत के प्रधानमंत्री। यहाँ पे लिख रखा था कि कैबिनेट सचिवालय के तहत जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उसके निकट परिजन जो होते हैं उनको एसपीजी सुरक्षा के एसपीजी जो है वो सुरक्षा प्रदान करेगी, इसलिए इस इकाई का गठन किया गया। तो ये उद्देश्य उसका था। अभी आपको पता ही होगा कि बीच में कुछ जो गांधी परिवार है इनकी कुछ सदस्यों की एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई थी। तो ये अपना एसपीजी था। प्री के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा। 1985 में, वैसे 1988 में एक्ट बना था, क्यों बनाया था, कैसे बना था, ये कुछ चीज़ें अपने कॉमन पढ़ ली है, ईजिली याद रह जाएगी आपको, कोई तकलीफ वाला काम है नहीं इसमें। और अभी जो चर्चा में चल रहा है वो तो आगे और चलने वाला है, क्योंकि अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके रिटायर्ड जज जांच करेंगे तो उसकी क्या रिपोर्ट निकल के आती है। तो अपन इसको वापस शायद एसपीजी अपन को और आगे भी पढ़ना पड़ सकता है, 1-2 आर्टिकल इसके ऊपर और आ सकते हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों के काम का था, कुछ ज़्यादा तो था नहीं इसमें। अब ये अपने आर्टिकल कवर हो गए, उसके बाद बचता है कुछ प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो या फिर कुछ पॉइंट कह सकते हैं जो न्यूज़ में है और काफ़ी मतलब प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए तो नहीं, ओनली प्री कह सकते हैं इसको। अपना जो पहला है वो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका कुछ नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में 4 से 5 देश हैं, उन 4 से 5 देशों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन देशों की जो संस्कृति वगैरह है, चाहे इनकी ऐतिहासिक परंपरा वगैरह होते हैं, जो इतिहास वगैरह है, वो एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए लाइक चीज़ें। जैसे अपना पूर्वोत्तर हिस्सा हो गया, जैसे अपना उत्तर भारत हो गया, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन विशेषता रखता है। तो वैसा ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, उसके अंदर कुछ 4 से 5 कंट्रीज़ है जो कुछ कॉमन विशेषताएं रखती है, संस्कृतियाँ रखती है, उनसे जुड़ा हुआ कुछ इतिहास वगैरह है, तो उनको कंबाइन रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अपन मैप देखेंगे, उसी के लिए काम का है। और न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो चीन है, चीन व हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपना एक दूत नियुक्त करने जा रहा है। तो ये अपन देखते हैं इस मैप के जरिए। तो ये देखिए आप, वैसे कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो इसके अंदर है जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, 4 देश हैं। तो ये आपको याद रखना चाहिए प्री के लिए बिल्कुल, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो ये रहा जिबूती, ये आपका जिबूती हो गया, ये सोमालिया हो गया, ये इथोपिया हो गया और ये इरिट्रिया हो गया। और ये देखिए, अब अपन इसको गूगल मैप में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, ये है गल्फ़ ऑफ अदन, मतलब अदन की जो खाड़ी है वही है, ये अपना अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन हो गया, ये सोमालिया हो गया। तो सोमालिया इसकी फर्स्ट कंट्री, ये दूसरी कंट्री, ये इरिट्रिया तीसरी कंट्री और इथोपिया चौथी कंट्री, ये जिबूती हो गई जो दूसरी कंट्री है वो। तो ये 4 कंट्री जो है वो कंबाइंड रूप से कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हो गई गल्फ़ ऑफ अदन। तो अपन को पूछ सकता है कि ये जो है वो कौन सी दिशा में स्थित है, तो जो भी है, जो अदन की खाड़ी है उसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और अरब सागर और हिंद महासागर कहाँ है, तो इसके पूर्व की साइड में ये दोनों हैं, तो इनसे काफ़ी ये लगता है। और अपना ये जो सोमालिया है, तो सोमालिया में कहा जाता है कि सोमालिया का पठार भी है, आपको पता ही होगा। तो सोमालिया का जो पठार है वो विश्व का 4th शायद लार्जेस्ट पठार है। तो ये जो सोमालिया का जो पठार होता है, इस सोमालिया के पठार से ही जुड़े हुए ये 4 देश हैं। और ये 4 देश जो है वो कॉमन सभ्यता रख रहे होते हैं, उनकी कुछ कल्चर एक्टिविटीज़ जो है, हिस्ट्री जो वगैरह है वो रिलाई करती हैं कहीं ना कहीं, मतलब कॉमन है उनकी एस्पेक्ट में। तो ये था अपना, तो आप इसको और देख सकते हैं जूम आउट करके। ये रहा अपना जिबूती, ये गल्फ़ ऑफ अदन हो गई, ये इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। और आपको शायद मैप दिमाग में छप गया होगा इसलिए कि इरिट्रिया, वहाँ से देखिए आप
इरिट्रिया, उसके बाद जिबूती, उसके बाद अपना सोमालिया और बीच का जो हिस्सा है वो इथोपिया। ये पूरा कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये गल्फ ऑफ अदन, और ये सोमालिया जो है वो सोमालिया का पठार भी है, और चौथा जो विश्व का सबसे बड़ा पठार है वो सोमालिया का पठार है, एज पर माई इंफॉर्मेशन। तो ये चर्चा में था, एक अपने डिस्कस कर लिया। दूसरा है, चल रहा है एक सी ड्रैगन युद्धाभ्यास। तो यूपीएससी में वैसे कुछ युद्धाभ्यास वगैरह के बारे में पूछते तो नहीं है, पर लेकिन इस बार भी आपको पता है ओलंपिक से जुड़े हुए सवाल आ गए, तो ऐसे कुछ युद्धाभ्यास वगैरह के बारे में पूछा जा सकता है। कुछ उसमें कौन सी कंट्री है या कौन सी कंट्री नहीं है, ऐसा कुछ सवाल बन सकता है। तो सी ड्रैगन युद्धाभ्यास, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ड्रैगन है मतलब चाइना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर चाइना है ही नहीं। चाइना है ही नहीं तो कौन होगा? अगर चाइना नहीं है तो ये अमेरिका है, और अमेरिका होगा तो कौन कौन से देश साथ आएंगे? कनाडा आएगा, जापान भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, जब अमेरिका की अच्छी खासी बनती है दक्षिण कोरिया से दक्षिण कोरिया भी आएगा, और अमेरिका अब किसका खास दोस्त बना हुआ है? भारत का, तो भारत भी आएगा। और सी कह दिया मतलब ये समुद्र का कोई युद्धाभ्यास है। तो ये कहाँ हो रहा है? अब अमेरिका भी है, भारत भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, तो ये कौन सा रीजन हो गया? इंडो पैसिफिक रीजन हो गया। तो ये जो हिंद प्रशांत महासागर वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो पनडुब्बियाँ वगैरह होते हैं उनकी सहायता से नौसेना युद्धाभ्यास किया जा रहा है। उस नौसेना जो युद्धाभ्यास है उसको नाम दिया गया है सी ड्रैगन युद्धाभ्यास। अब ड्रैगन नाम से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए ये कुछ पूछा जा सकता है, इसलिए इन लोगों ने इसको हाईलाइट किया है। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में जाएं और लिखा हुआ है सी ड्रैगन युद्धाभ्यास और आप उसमें चाइना को टिक करके आ जाएं, तो ये गलती मत करिएगा। अमेरिका है, भारत है, तो दूसरी कंट्री आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। अमेरिका है तो अमेरिका की रसिया से नहीं बन रही, तो रूस यहाँ नहीं है। चीन से नहीं बन रही तो चीन भी नहीं है। और अमेरिका की किस किस से बन रही है? तो अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया। तो आपको ये ज़्यादा कुछ याद रखना भी नहीं पड़ेगा, सीधी सी चीज़ है। अमेरिका और इंडिया है तो कौन कौन सी कंट्री आने वाली है आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। और सी ड्रैगन लिख दिया तो सी मतलब समुद्र से रिलेटेड है, तो आपका नौसेना युद्धाभ्यास की ही बात हो रही है। तो ये अपना था आज के जो भी आर्टिकल थे वो अपने डिस्कस कर लिए। तो अब जो अपना नेक्स्ट रहने वाला है वो 8 तारीख का जो आर्टिकल्स वगैरह हुए वो डिस्कस करेंगे। 9 को संडे था उसके तो नहीं आएंगे, फिर 10 का जो आर्टिकल होंगे अपन वो डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल अपने सेशन कुछ 30-35 मिनट का रह गया। कुछ बड़ा सेशन हो गया मानता हूँ, क्योंकि इनिशियल में अपने कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कसन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ये हमारा पहला वीडियो, आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा कर पाएँ, हिंदी मीडियम के लिए बेहतर कर पाएँ। आप इस करंट अफेयर को रेगुलर फॉलो करिए। इनसाइड एक बेहतर करंट अफेयर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। काफ़ी अच्छा उनका रिसोर्स वगैरह है। आप इसके लिए प्री मेंस दोनों में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो मंथली मैगजीन भी अपन देखेंगे। विज़न क्या करता है कि विज़न बहुत लिमिटेड आर्टिकल्स को ही देता है, चाहे वो मैगजीन हो चाहे फिर PT 365 हो। इसलिए फिर ज़्यादा अगर प्री में अगर सवाल आ जाते हैं करंट अफेयर के, जैसे 2016 में 33 के आसपास क्वेश्चन आ गई थी करंट अफेयर की, तो फिर आप उनको हैंडल कर पाएंगे, बहुत टिपिकल हो जाएगा। जबकि ये जो होता है छोटे से, अगर कुछ चीज़ न्यूज़ में चल रही है या फिर द हिंदू में आई है, इंडियन एक्सप्रेस में आई है, इकोनॉमिक में आई है या फिर PAB में आई है, तो इनसाइट वाले कवर करते हैं। इनसाइट अकेला द हिंदू कवर नहीं करता। द हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी अदर जो रिसोर्सेज हैं, PIB, सबको ये जो है वो मिंट हो गया, ये सब उनके जो बेहतर आर्टिकल होते हैं उनका आपको हिंदी में प्रोवाइड कर रहा है। तो आप इसको एंजॉय करिए। उम्मीद करूँगा सेशन अच्छा रहा है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल और जो फेसबुक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है उनके मैंने लिंक दे रखे हैं, आप उनको फॉलो करिए। और ये जो PDF है मैं वो वहाँ अपलोड करने भी चाह रहा हूँ टेलीग्राम में। और उम्मीद करूँगा, और नेक्स्ट जो हम सेशन लाने वाले हैं वो 8 तारीख का लाने वाले हैं। तो चलिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू।